नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चंदानिया। आज हम बात करेंगे हंसने से जुड़ी बीमारी की, बताएंगे क्या है टीबी पर नया अध्ययन और धातुओं की खोज ने कैसे बदला मानव जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। क्या आप सोच सकते हैं कि लाफ्टर यानी हंसना भी एक बीमारी हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि हंसना खुशी की निशानी है और इससे शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक कई बार ज्यादा हंसी एक बीमारी भी हो सकती है। कैसे? आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। कहते हैं हंसने से मन साफ होता है, हमारे शरीर में नई ताजगी आती है और दुख दूर हो जाते हैं। लाफ्टर थेरेपी के तो न जाने कितने फायदे बताए जाते हैं। सुबह सुबह पार्कों में जमा होकर छोटे बड़े लोग एक साथ जोर जोर से हंसते हैं और मानते हैं कि तनाव और रोग मुक्त हो गए। लेकिन क्या हंसना एक बीमारी भी हो सकती है? हाल ही में किया गया वैज्ञानिक अध्ययन तो यही कह रहा है। अध्ययन के मुताबिक हंसना एक बीमारी भी हो सकती है जो वक्त बेवक्त फूटकर किसी को शर्मिंदा कर सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। ज्यादा हंसी गंभीर सिरदर्द पैदा कर सकती है और कई बार तो हंसी के दौरे भी पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण है हंसी के चलते विशेष सिरदर्द से पीड़ित महिला का, जो ज्यादा हंसने के चलते 32 साल से इस सिरदर्द से जूझ रही थी। उसके मस्तिष्क का स्कैन करने पर पता चला कि वहां 3 स्थानों पर मस्तिष्क मेरु द्रव के थक्के जमा है। जब वो हंसती थी, हंसी के कारण द्रव पर दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते दर्द होता था। वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित एक व्यक्ति को ज्यादा हंसने से मिर्गी का दौरा पड़ जाता था। अब ये कॉमेडी शो देखते वक्त या किसी जोक पर हंसते ही वो कांपने लगता था। इस व्यक्ति का EEG किया गया तो पता चला कि मिर्गी के ये दौरे हंसी से संबंधित थे। अब समझते हैं कि हंसी असल में है क्या। हंसी मस्तिष्क के 2 अलग अलग क्षेत्रों में हलचल से आती है। पहला टेम्पोरल लोब, जो भावनात्मक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे चलने फिरने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इनमें हंसी के चलते कई बार एक दूसरे नियंत्रण में घुसपैठ हो जाती है, जो मिर्गी या सिरदर्द जैसे केस में नजर आती है। ऐसी ही एक समस्या है पैथोलॉजिकल लाफ्टर। इससे पीड़ित शख्स को किसी भी वक्त हंसी आ सकती है और वो हंसी के दौरे में बदल जाती है। हो सकता है ये किसी गंभीर स्थिति में हंसने लगे, जो दूसरे को काफी ऑड लग सकता है। इस समस्या से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क की इमेजिंग करने पर पता चला कि मस्तिष्क कोशिकाओं को जोड़ने वाले सफेद पदार्थ में घाव थे। साथ ही मध्य मस्तिष्क और टेम्पोरल लोब में भी घाव थे। हालांकि यही पैथोलॉजिकल लाफ्टर का कारण है, इसकी सटीक पुष्टि नहीं की जा सकी। लेकिन इन सब उदाहरणों से ये जरूर साबित होता है कि हंसी सिर्फ स्वस्थ होने की निशानी नहीं, कई बार ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। उसमें अगर आप कोई एबनॉर्मल व्यवहार देखें तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टीबी अब पहले जैसा एक जानलेवा रोग भले ही ना हो, लेकिन भारत में इसका इलाज रोगियों को भारी आर्थिक कठिनाइयों में ढकेल देता है। हाल ही में किए एक अध्ययन से ये बात सामने आई। इस अध्ययन के नतीजे टीबी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में एक नई रणनीति तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। टीबी यानी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग काफी संक्रामक है। आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करने वाले इस रोग का सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक साल 2022 में दुनिया के कुल 27% टीबी के केसेस भारत में सामने आए, यानी दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा।
सरकार के टीबी उन्मूलन के तमाम कार्यक्रमों के बावजूद भारत में टीबी के रोगी भारी आर्थिक बोझ का सामना करते हैं। ये जानकारी हाल ही में जाज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ मिलकर किए गए सर्वेक्षण में सामने आई है। इन संस्थानों के शोधकर्ताओं ने भारत के टीबी मरीजों की वित्तीय कठिनाइयों का अध्ययन किया। इसमें असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 1482 ड्रग सेंसिटिव टीबी रोगियों को शामिल किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार इनके उपचार में लगने वाले समय, रोग से उनकी उत्पादकता पर पड़े प्रभाव, इन परिवारों की आय और खर्च को ध्यान में रखते हुए उपचार लागत का अनुमान लगाया गया। इससे सामने आया कि 30% से 61% प्रतिभागी मरीजों ने अपनी सालाना आय का 20% से अधिक उपचार पर खर्च किया, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया। आधे से अधिक प्रतिभागी इस लागत के चलते समय पर इलाज नहीं करा सके, जिसने बाद में उपचार को और महंगा बना दिया। ये नतीजे टीबी रोगियों के लिए ज्यादा बेहतर नीतियां और हस्तक्षेप की जरूरत को उजागर करते हैं, क्योंकि टीबी रोग होने पर रोगी मानसिक रूप से पहले ही परेशान हो जाते हैं। फिर रोग के चलते सामाजिक व्यवहार और खुद में आ रही कमजोरी उनकी उत्पादकता को कम कर देती है, आय रुक जाती है और इलाज का खर्च अलग से बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये चिंताजनक है। ऐसे में उपचार के दौरान रोगियों और उनके परिवार की बिना रुकावट आजीविका सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, त्वरित निदान के साथ सामुदायिक जागरूकता अभियानों को भी मजबूत करना चाहिए। इस अध्ययन के नतीजे नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य प्रदाताओं और समुदायों के लिए बेहतर और ठोस उपाय वाली रणनीतियां तय करने में मददगार हो सकते हैं। यूं तो मानव विकास में हर आविष्कार महत्वपूर्ण है, लेकिन धातुओं की खोज ने मानव की सामाजिक और तकनीकी प्रगति को एक नया आयाम दिया। ये धातुएं आज भी हमारे समाज का अहम हिस्सा है और इनके आधार पर अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियां संभव हो सकी। हमारे माइलस्टोन इन्वेंशन प्रोग्राम में आज देखते हैं धातुओं की खोज और विकास की कहानी। आज के आधुनिक समय में मेटल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रसोई से लेकर हमारे पहनावे तक हर जगह हम मेटल को किसी न किसी रूप में उपयोग में लाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बिना धातु के आज का आधुनिक समय मुमकिन नहीं है। इसकी शुरुआत के बारे में जानने के लिए हमें मानव इतिहास के पीछे जाना होगा। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। पूरे मानव इतिहास और सभ्यता के विकास में धातुओं की खोज, विकास और उपयोग ने समाजों को गहराई से प्रभावित किया है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन में उपयोग होने वाले ज्यादातर उपकरण हड्डियों या लकड़ियों के बने होते थे, लेकिन तांबे की खोज के बाद एक नई दिशा मिली। मानव ने लगभग 9000 ईसा पूर्व तांबे की खोज की। इसके कुछ प्रमाण जैसे तांबे के औजार और सजावटी सामान मेसोपोटामिया में मिले। इस समय मानव तांबे का उपयोग शिकार में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के साथ साथ बर्तनों और अलग अलग उपकरण बनाने में करने लगा था। धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जब मानव ने धातुओं को मिलाना सीखा। जैसे तांबे और टिन को मिलाकर कांसे की शुरुआत 2000 ईसा पूर्व हुई। इस क्रांतिकारी खोज ने मनुष्यों को विकास में एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। कांसे के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में लौह युग की शुरुआत हुई और ये सबसे महत्वपूर्ण धातु बन गई। लोहे की खोज ने इंसानों को अब तक की सबसे मजबूत धातु दे दी और लोहे की इसी क्वालिटी के कारण मानव की आम जिंदगी में लोहे का उपयोग बढ़ता गया। लोहे से जहां उसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले जरूरत के उपकरण मिले, वहीं ये धातु उसकी सुरक्षा और रक्षा का प्रमुख साधन बन गई। लोहे ने हथियारों के विकास में अहम भूमिका निभाई।
भाले, तलवार, सैनिकों के सुरक्षा कवच, किलों के दरवाजे सब वजूद में आए। बारूद के आविष्कार के बाद बंदूकों और तोपों का समय आया, जिसमें लोहा ही प्रमुख रहा। बाकी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा और पीतल, जो लोहे की तुलना में कमजोर और लचीले थे, उनका उपयोग आभूषणों, बर्तनों और सजावटी सामानों में होने लगा। मानव विकास के साथ धातुओं की खोज होती चली गई और धातुओं की खोज ने मानव प्रगति की गति को तेज कर दिया। हथियारों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले आविष्कार जैसे कार, बस, रेल, हवाई जहाज, शिप्स, सड़क, बड़े निर्माण इन्हीं धातुओं की बदौलत मजबूत विकल्प बनते चले गए। आज के वैज्ञानिक युग में आधारभूत धातुओं के अलावा न जाने कितनी रेयर धातुओं की खोज की जा चुकी है। नए नए कंपोजिशंस बनाए जा रहे हैं, जो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े आकार ढाल रहे हैं। इन सब के पीछे मेटल्स की वही खोज है जो मानव ने अपने सफर में हासिल की। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। अमेरिकी वैज्ञानिक का एक शोध दल जानवरों और लोगों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए mRNA वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक उनके पास पहले से ही इस परीक्षण के लिए 2 संभावित वैक्सीन हैं जो बर्ड फ्लू वायरस से अच्छी तरह मेल खाते हैं। उनके पास इसका एंटीजन काफी मात्रा में है, जो लगभग 10 मिलियन खुराकें विकसित कर सकता है, जिन्हें कुछ ही महीनों में भरा, तैयार और वितरित किया जा सकता है। योजना के अनुसार शुरू में लगभग 10 मिलियन बछड़ों को टीका लगाया जाएगा। खुराक के तौर पर आधे को एक खुराक तथा आधे को दूसरी दी जाएगी। फिर उनका रक्त निकालकर उसकी जांच की जाएगी, ताकि ये देखा जा सके बर्ड फ्लू से लड़ने वाले एंटीबॉडीज कितने मात्रा में उत्पन्न हुए हैं। ये शोध बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शुतुरमुर्ग के सबसे पुराने घोंसलों का पता लगाया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लगभग 41,000 साल पुराने हैं और ये शुतुरमुर्ग की मेगाफोनल प्रजातियां इनसे संबंधित हैं। इन घोंसलों में 911 अंडे भी मिले हैं। बड़े आकार के इन घोंसलों की चौड़ाई लगभग 9 से 10 फीट तक है। ये खोज महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी, वडोदरा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के एक्सपर्ट के साथ मिलकर की गई। वहां पाए गए अंडों के छिलके के लगभग 3000 टुकड़ों से ये प्रमाणित होती है कि दक्षिण भारत में भी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। इस खोज के नतीजे ये समझने में मदद करेगी कि कैसे शुतुरमुर्ग की मेगाफोनल प्रजातियां विलुप्त हुई होंगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।